बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शाहिद नवीद टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एफबीआर से रिलेटेड उस टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपको एफबीआर की तरफ से 114(4) का कोई भी नोटिस वाया ईमेल या बाय एसएमएस रिसीव हुआ है तो उसको आप किस तरीके से फाइल करेंगे। लेट सपोज एक मैसेज रिसीव हुआ है जिसमें 2014 की फाइल करनी है, तो इसको हम किस तरीके से डील करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। गूगल में जाके आपने fbr.gov.pk लिख लेना है। इसके बाद आपने सर्च कर लेना है। फिर आपके पास इस तरह का प्लेटफॉर्म आ जाएगा। इसमें आपने इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा जिसमें आउटसाइड पाकिस्तान या इनसाइड पाकिस्तान की ऑप्शन आएगी। आपने किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है तो आपके पास लॉगिन का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी लॉगिन डिटेल देनी है जो कि आपने पहले बनाई होगी। अगर नहीं बनाई तो रजिस्टर्ड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन पे क्लिक करके आप बना सकते हैं। इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियो है। तो लॉगिन डिटेल देने के बाद अपना पासवर्ड एंटर कीजिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप इसको लॉगिन कर लें। जैसे ही लॉगिन करेंगे आप एफबीआर के पोर्टल के अंदर इंटर हो जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि आपको एसएमएस रिसीव हुए हैं या आपको ईमेल आई है तो आपने डायरेक्टली इनबॉक्स में जाना है। यहाँ पे आपने देखना है डिक्लेरेशन में। तो यहाँ पे आपको 4 नोटिस आए हुए हैं एफबीआर की तरफ से जो 2014, 2015, 2016, 2017 के नोटिस हैं। आपने ये वन बाय वन सेलेक्ट करके ये सारे फाइल ज़रूर करने हैं। अगर आप ये फाइल नहीं करेंगे तो आपको एफबीआर की तरफ से कोई पेनल्टी या कोई फाइन का नोटिस आ सकता है। तो इसमें जो लोवेस्ट है सबसे पहले 2014 का, हम उसको सिलेक्ट करते हैं और व्यू करते हैं कि एफबीआर ने नोटिस क्या दिया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एफबीआर ने यहाँ पे नोटिस दिया है कि आपने 2014 की रिटर्न में 2013 और जून 2014 तक का पीरियड के दौरान अपनी इनकम टैक्स फाइल करनी है। अगर आप ये फाइल नहीं करेंगे तो एफबीआर की तरफ से आपको कोई भी पेनल्टी का नोटिस आ सकता है जिसके ऊपर आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे या फिर आपके खिलाफ कोई केस भी हो सकता है। इसमें आप देखें आपको ड्यू डेट भी दी गई है। अगर आप इस ड्यू डेट के अंदर आप इसको फाइल करते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं करनी पड़ेगी। हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद नॉर्मली इसको हम फाइल करते हैं कि किस तरीके से करना है। सेलेक्ट करें, उसके बाद आप रिप्लाई के ऊपर क्लिक करें। तो रिप्लाई के ऊपर क्लिक करने से आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी टास्क बार के साथ जिसमें 114(4) और 115(5) की इंफॉर्मेशन है। क्योंकि हमें नोटिस जो रिसीव हुआ है वो 114(4) का रिसीव हुआ है तो 114(4) के हवाले से हम इसको ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल टैक्स रिटर्न जैसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें हमने अपनी पूरी की पूरी डिटेल देनी है जो हमने इस साल के अंदर किया है। इसके बाद हमने इसको सबमिट करना है। अब यहाँ पे जो समझने की बात है वो ये है कि आपके पास नॉर्मल टैक्स रिटर्न का फॉर्म भी है और साथ में वेल्थ स्टेटमेंट भी आ रही है। तो वेल्थ स्टेटमेंट में अगर आपने देखें तो आपको कुछ टैब एक्टिव मिलेंगी, कुछ नॉन एक्टिव, और कुछ तो ऐसे केसेस हैं जहां पे आप रिटर्न करने लगेंगे तो आपको वेल्थ स्टेटमेंट की ऑप्शन ही नहीं मिलेगी। तो आपने करना क्या है, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। नोटिस के हवाले में आपने सिर्फ ऊपर की जितनी भी टैब्स हैं उनको आपने फाइल करना है। लास्ट वाली वेल्थ स्टेटमेंट की ट्रीटमेंट हम अलग तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको छोड़ देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट से लेकर टैक्स चार्जेबल तक। बाकी जो वेल्थ स्टेटमेंट की ट्रीटमेंट है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको आसानी से समझ आ सके। तो आपने क्या करना है, सारी डिटेल चेक करने के बाद आप जस्ट सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट डिटेल पे जाएं। यहाँ पे आप सैलरी के कॉलम पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आप जाएंगे पे वेजेस के कॉलम पे या सेल के ऊपर जहाँ पे आपने अपने पूरे साल की इनकम लिखनी है जो आपको रिसीव हुई है। 4 लाख की सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं है। 4 लाख से ऊपर की सैलरी के ऊपर आपको टैक्स पे करना है 5%।
इस तरीके से अगर आपको कुछ और अलाउंसेस मिले हैं, अगर आपको कुछ रिइम्बर्समेंट हुआ है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई और पेमेंट है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको रिटायरमेंट की सूरत में या पेंशन की सूरत में या कोई और बोनस मिला है तो वो लास्ट कॉलम में आप इसको लिख सकते हैं। लेट सपोज मुझे 10,000 बोनस मिला है तो मैं उसको यहाँ पे लिख लूँगा। लिखने के बाद कैलकुलेट कर लूँगा। अब आपने यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि अगर आपको सैलरी अलग मिली है, बोनस अलग मिला है, तो उसको आपने इस तरीके से लिखना है कि आपको ये सैलरी मिली है और 10,000 आपको बोनस मिला है। तो इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 4,20,000 आपकी इनकम बन जाएगी, जिसमें 4,10,000 आपकी सैलरी बनी थी और 10,000 आपका बोनस बना था। नेक्स्ट हम जाते हैं प्रॉपर्टी के टैब के ऊपर। प्रॉपर्टी के टैब के ऊपर जाएं तो हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और डिटेक्शन का एक कॉलम आ जाता है। इसमें अगर आपको प्रॉपर्टी की सूरत में किसी किस्म की कोई भी इनकम रिसीव हुई है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपकी डिटेक्शन हुई है तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट भी हो जाएगी और एडिशनल 3 कॉलम लास्ट में दिए हुए हैं। अगर उस सूरत में आपकी कोई डिटेक्शन हुई है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट सपोज आपको 1,000 रेंट रिसीव हुआ है साल का और आपने जो भी प्रॉपर्टी दी थी उसका आपने 1/10 या 10 गुना या 10% आपने उसकी पगड़ी ली है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। साथ में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी की सूरत में और कोई पेमेंट रिसीव हुई है तो वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। मैं कम इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। एक और बात याद करें कि 2001 से लेकर 2003 तक के जितने भी ये कॉलम हैं, इनमें जो भी आप पेमेंट लिखेंगे, जो भी आपको रिसीव होगी, उसके ऊपर आपकी 20% डिटेक्शन होगी। लेट्स सपोज आपको 2040 रिसीव हुए थे, लेकिन उसमें से 410 रुपये डिटेक्शन होगी और बाकी 1840 आपकी इनकम बनती है। बाकी के ये जो दो कॉलम हैं, 2004 और 2006 का, तो इसमें जो भी आपको पेमेंट रिसीव होगी, उसके ऊपर आपको किसी किस्म की कोई भी डिटेक्शन नहीं होगी। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है 1,000 उसको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो देखें मेरे 410 चेंज नहीं हुए, लेकिन जो मेरी प्रॉपर्टी की इनकम थी वो इंक्रीज हो गई है। यानी कि मुझे जो टैक्स पड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ पहले 3 कॉलम में पहले 3 सेल के ऊपर पड़ा है। अब लास्ट में जो 3 सेल हैं वो भी आप अगर फाइल करेंगे तो वो आपकी पेमेंट नेगेटिव में चली जाएगी। अगर आपका कोई बिजनेस है तो वो आप यहाँ पे लिख दें। अगर आपके कैपिटल एसेट्स हैं, आपने कुछ गेन हासिल किया है तो वो भी आप यहाँ पे इसको फाइल कर सकते हैं। तो मैं जस्ट ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप देख लें आपने क्या क्या करना है। इसी तरीके से अगर आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, आपको अगर पेंशन की सूरत में या बहबूद फंड मिला है आपको यहाँ पे कोई, तो वो भी आप यहाँ पे लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने कहा कि मुझे 1 लाख मिले हैं तो उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया। बाकी टैब आप देख लें, अगर आपके रिलेटेड हैं तो आप इसको फाइल कर दें, अगर आपके रिलेटेड नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। वन बाई वन आप सारे एक बार चेक ज़रूर कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं आपको एक और बात भी बताऊंगा जिसमें आपको आसानी से समझ आ सके। अदर सोर्सेज में, फॉरेन सोर्सेज में हमारे पास जो इनकम यहाँ पे फॉरेन से रिसीव होगी वो हमने लिखनी है। एक बात याद रखें, जो भी इनकम फॉरेन से रिसीव होगी वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। तो उसकी सूरत में हमने इसको कॉपी करना है यहाँ से और मिड वाले सेल में इसको पेस्ट कर देना है, ताकि ये जो हमारी पेमेंट है ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स के कॉलम में आके हमें टैक्स से छुटकारा हासिल हो सके। तो जैसे ही मैं कैलकुलेट करूँगा तो हमारी नॉर्मल इनकम टैक्स की जो कॉलम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर सोर्स के ऊपर हम जाते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर की सूरत में या आपने कोई लैंड रेंट के ऊपर दी हुई है, उसमें से जितना भी आपको रेंट रिसीव हुआ है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉलम है वो है टैक्सेबल चार्जेबल। इसमें आप सारे के सारे वन बाय वन चेक कर सकते हैं। लेट सपोज डिटेक्टेंस अलाउंस हैं, इसमें आपने कोई ज़कात दी है या आपको कोई फंड कटा है या आपने कोई चैरिटी दी है, तो वो सारी की सारी आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। बाकी भी आप वन बाय वन चेक कर लें, लेकिन अगर आपके रिलेटेड नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। मोस्ट इम्पोर्टेंट टैब जो है वो है एडजस्टेबल टैक्सेस।
एडजस्टेबल टैक्सेस में क्या है कि आप अपने टैक्स क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कंप्यूटेशन में जाके आपको दिखाता हूँ कि आपकी जो पेमेंट थी वो क्या बनी है। यहाँ पे अगर आप देखें, आपको साल में जो भी पेमेंट रिसीव हुई है या इनकम आई है, वो नॉर्मल टैक्स जो बनती है वो 4,20,000 आपकी अलग से बनती है, 3,640 आपको प्रॉपर्टी पे हुई है, 1,00,000 आपको अदर सोर्सेज हुए हैं। तो इनके ऊपर जितनी भी पेमेंट बनी है टोटल आपकी 5,23,040 रुपये आपके पूरे सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स की पेमेंट बनी है। तो इसके ऊपर जो आपको टैक्स बनता है वो बनता है 6,182। 6,182 एडमिटेबल टैक्सेज है। जब तक आप ये फाइल नहीं करेंगे उस टाइम तक आपकी ये रिटर्न जमा नहीं होगी। ये तो होगी आपकी कंपटीशन में पूरी की पूरी डिटेल कि आपकी पूरी पेमेंट जिसके ऊपर टैक्स बनता था वो कितनी थी, टैक्स कितना बना और आपकी फॉरेन इनकम कितनी है। ये कंपटीशन में सारी की सारी डिटेल आ जाती है आपकी। उसके बाद हम जाते हैं एडजस्टेबल टैक्सेस में दोबारा। यहाँ पे आपने वन बाय वन सारे के सारे टैक्स फाइल करने हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी के ऊपर आपका जो टैक्स बनता है वो 5% टैक्स बनता है, जो आपकी 4,00,000 से ऊपर की अमाउंट है। तो हमने 4,10,000 लिखा था, तो 10,000 के ऊपर जो टैक्स बनता है वो 1,000 बनता है। उसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के बाद आप नेक्स्ट सारे के सारे टैब देख लें। अगर आपके कोई और टैक्स बनते हैं तो आप उसको भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने कैश विदड्रा के ऊपर कोई टैक्स पे किया है, तो प्लस साइन के ऊपर जाके फर्स्ट कॉलम में आपने अपनी अकाउंट की डिटेल देनी है। डिटेल देने के बाद आपने इसको ओके कर लेना है। तो यहाँ पे सेल एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आपने जितना भी टैक्स पूरे साल के अंदर पे किया है वो लिख लें और लिखने के बाद आप इसको कैलकुलेट कर लें। तो आपके पूरे साल का टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। इस तरह सारी की सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर लें कि अगर आपने पूरे साल के अंदर कोई भी टैक्स पे किए हैं तो उनकी डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, आप यहाँ पे जो भी टैक्स फाइल करते हैं उसका पूरा सबूत आपके पास या रसीदें आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे फाइल ना करें। इसी तरीके से अगर आपने एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स पे किए हैं, बच्चों की फीस के ऊपर, तो वो भी आप यहाँ पे लिख लें और इसको कैलकुलेट कर लें। एक बात और याद रखें, अगर हस्बैंड ने बच्चों के लिए कोई टैक्स पे किया है तो वाइफ नहीं करेगी, अगर वाइफ ने किया है तो हस्बैंड इसको फाइल नहीं करेगा। दोनों में से किसी एक ने ही फाइल करने हैं। अब ये सारी की सारी टैक्स फाइल करने के बाद हम दोबारा कंपटीशन में जाते हैं। यहाँ पे अगर आप जाके देखें तो हमारा जो टैक्स बनता था हमारी सैलरी या इनकम के ऊपर वो 6,182 रुपये था। उसमें जो हमने टैक्स पे किए हैं वो हमने पे किए हैं, नीचे डाउन आके देखें तो 11,000 हमने विद होल्डिंग टैक्स पे किया है। अब जो हमारा टैक्स बनता था वो बनता था 6,182। उसमें से जो हमने पे किया 11,000, बाकी जो अमाउंट बचती है 4,818, ये हमारा रिफंडेबल टैक्स है। यानी कि ये हम क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि हमें ये रिफंड करे। अब ये आपकी नॉर्मल टैक्स रिटर्न फाइल हो चुकी है। इसमें जो नेक्स्ट हम आपको फाइल करके दिखाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे कि वेल्थ स्टेटमेंट की ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं। लेकिन ये जब आप कर लेंगे तो इसको आपने सारा वन बाय वन चेक कर लेना है कि आपने सही तरीके से फाइल किया है या नहीं किया। अब फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी जितनी भी डिटेल थी आप इसका एक प्रिंट ले लें। जब आप प्रिंट लेंगे तो आपके पास एक डिक्लेरेशन फाइल डाउनलोड होके आ जाएगी पीडीएफ की सूरत में। ये हमें काम देगी जब हम नेक्स्ट किसी भी किस्म की कोई वेल्थ ट्रीटमेंट करेंगे तो ये हमें उस टाइम में काम आएगी। अब आप इसको ओपन करके देख लें तो इसमें आपकी सारी की सारी डिटेल आ रही है जो आपने दी है, आपकी जितनी भी पेमेंट थी जो आपने फाइल की थी फॉरेन की सूरत में, इनकम की सूरत में, प्रॉपर्टी की सूरत में, सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आप ये फाइल कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आप वेरिफिकेशन के टैब के ऊपर क्लिक करें और अपना वेरीफाई पिन कर दें। वेरीफाई पिन करने के बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे तो आपकी ये फाइल वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे।
सबमिट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, वेल्थ स्टेटमेंट की ट्रीटमेंट करनी है इसी तरीके से। उसके लिए क्या करेंगे आप, मैं इसको आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। उसमें आपने ये करना है कि आपने दोबारा डिक्लेरेशन में चले जाना है। डिक्लेरेशन में आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्म चूज करना है। फॉर्म चूज करने के बाद क्योंकि हम 2014 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो 2014 का यहाँ पे हम पीरियड लिख के हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारी वेल्थ स्टेटमेंट की फॉर्म की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। इसमें अब देखें हमारे पास 3 टैब आ चुके हैं, जिसमें पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट्स और रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स का टैब ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर हम अपनी पूरी की पूरी वेल्थ स्टेटमेंट की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो में हमने सीखा है कि किस तरीके से एफबीआर से मसूल किए गए नोटिस को हम रिप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।